वीडियो के साथ मैं आज आपके सामने हूँ। तो लिटरेरी थ्योरी के ऊपर मैं कुछ अरसे से सोच रहा था कि कुछ जो है वो कुछ लेक्चर्स बनाए जाएँ, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो परप्लेक्सिटी फ़ील करते हैं। तो इस वजह से हमने जो है वो कुछ ऐसा प्रोग्राम बनाया कि दोबारा से जो है वो वीडियो लेक्चर का सिलसिला शुरू किया जाए और स्पेशली जो है वो मॉडर्न क्रिटिकल थीरीज़ को टारगेट किया जाए इस दफ़ा। इसके अलावा इससे पहले जैसे कि आपने देखा कि हमने डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर मेरे काफ़ी सारे लेक्चर्स जो हैं वो मेरे चैनल पे मौजूद हैं। ख़ास तौर पे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को हमने अच्छा कवर किया हुआ है, लेकिन लिटरेचर के साथ साथ क्रिटिकल थीरी का नॉलेज जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डिफरेंट लेंस हैं जिनकी मदद से हम जो है वो टेक्स्ट के मल्टीपल इंटरप्रिटेशन। सो इस सिलसिले में आज हम आगाज़ कर रहे हैं कि थीरी से पहले क्या है, यानी थीरी बिफोर थीरी क्या थी। क्रिटिकल लेंस 1960s के बाद जो है वो सामने आते हैं, जैसे स्ट्रक्चरलिज्म है, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म है, मार्क्सिज्म है, साइकोएनालिटिकल क्रिटिसिज्म है, नैरेटोलॉजी है, कॉग्निटिव पोएटिक्स है। तो इस तरह जितने भी डिफरेंट लेंस जो हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं। तो उनसे पहले क्या था, तो इस सिलसिले में जो जिन किताबों से हम मदद ले रहे हैं, एक तो वो लुई टाइसन की ये बुक है मेरे पास थ्योरी की, और दूसरी है बिगिनिंग थ्योरी बाय पीटर बैरी की। ये दो बुक्स को हम ज़्यादा कंसल्ट करेंगे अपने इस डिस्कशन के दौरान। तो थ्योरी से पहले इन्होंने एक पहले चैप्टर बनाया भी है, थ्योरी बिफोर थ्योरी। तो इन लेक्चर्स की मदद से आपको ये भी फ़ायदा हो जाएगा, जिन्होंने अगर आप साथ किताब पढ़ते हैं तो उसको और ज़रा बेहतर तरीके से आप समझ सकते हैं। और दूसरा ये है कि अगर बाद में आप बुक पढ़ेंगे तो वो भी आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो थ्योरी से पहले जो है वो थ्योरी क्या थी, क्योंकि हमारे जहन में है कि थ्योरी से पहले भी तो आखिर कोई थ्योरी थी। लिटरेचर की अंडरस्टैंडिंग इंटरप्रिटेशन तो बहुत पहले से ही हो रही है। तो पहले लोग कैसे समझते थे, स्पेशली जब इंग्लिश वर्ल्ड के अंदर इंग्लिश स्टडीज़ का आगाज़ होता है तो थ्योरी का तो क्या एक थ्योरी से पहले एक थ्योरी इस्टेब्लिश होती है। स्पेशली जो पीटर बैरी ने जिन लोगों को मेंशन किया है अपने ये पेज 15 के ऊपर, तो ये बताते हैं कि कैम्ब्रिज में जब 1911 के बाद जो है 1920s में राउंड अबाउट जो स्टार्ट होती है यहाँ पे 11 के बाद यहाँ पे इंग्लिश स्टडी स्टार्ट हुई और 20s तक जो है इस्टेब्लिश हो जाती है। तो वो जो मेन थिंकर थे जिन्होंने यहाँ पे इस्टेब्लिश किया है वो आई.ए. रिचर्ड्स, जो एक लिटरेरी थ्योरी बिफोर थ्योरी के मतलब यहाँ पे उन्होंने प्रिंसिपल्स को एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में इस्टेब्लिश किया। और सेकंड पे हमारे पास आते हैं विलियम एमसन, जो नहीं की स्टूडेंट थे, और एफ.आर. लीविस तीसरे, जो अपनी वाइफ क्यूडी रोथ के साथ उन्होंने, या क्यूडी लीविस जो बाद में बन गई थी, मिलके स्क्रूटनी नाम का जो जर्नल निकाला। और ये लोग जो प्रिंसिपल अप्लाई करते थे, इनको हम न्यू क्रिटिसिज्म भी कहते हैं। और इसकी बिल्कुल जो सिस्टर अंडरस्टैंडिंग है रशिया के अंदर, उन्हें हम रशियन फार्मलिज्म भी कहते हैं। सो फार्मलिज्म और न्यू क्रिटिसिज्म जो है, और ये जो हम थ्योरी बिफोर थ्योरी, ये एक ही बात है। सो थ्योरी से पहले जो थ्योरी थी उसे हम न्यू क्रिटिसिज्म कहते हैं, या फार्मलिज्म रशिया में जाके कहेंगे। और ओवरऑल अगर हम देखें तो ये लिबरल ह्यूमनिज्म भी कहलाता है, क्योंकि ये लिबरल ह्यूमनिस्ट थॉट के ऊपर इसकी बेस है। तो लिबरल ह्यूमनिज्म क्या है, इसको एक छोटा सा लेक्चर तो मेरे ख्याल में मेरा मौजूद भी है। बाकी जो है इसको सेपरेटली किसी दिन इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो लेकिन ये जो प्रिंसिपल हैं लिबरल ह्यूमनिस्टिक प्रिंसिपल्स हैं। यहाँ पे पीटर बैरी ने क्या किया कि इनको लिखा है द टेनेट्स ऑफ द लिबरल ह्यूमनिज्म। तो इसके अंदर इन्होंने कुछ प्रिंसिपल दिए हैं, जो 10 प्रिंसिपल तादाद में ये 10 बनेंगे। इन प्रिंसिपल्स को देखा जाए तो वो लिबरल ह्यूमनिस्ट जो थे वो इसको अप्लाई किया करते थे, ठीक है। तो उनमें नंबर 1 जो क्या है, तो फर्स्ट थिंग नेचुरली इज एन एटीट्यूड टू लिटरेचर। तो पहला प्रिंसिपल जो है वो हमें बताता है कि गुड लिटरेचर इज ऑफ ए टाइमलेस सिग्निफिकेंस। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि गुड लिटरेचर वो टाइमलेस है, ठीक है, और इट ट्रांसेंड्स द लिमिटेशन ऑफ द peculiarities of the age it was written in, thereby speaks to what is constant in the human nature. So human nature constant है, फिक्स्ड है,
और एक गुड लिटरेचर जो है वो अपील करता है ह्यूमन नेचर को, और टाइम और स्पेस को वो ट्रांसेंड कर जाता है। जैसे कि बेन जॉनसन का एक स्टेटमेंट है अबाउट शेक्सपियर। तो उन्होंने क्या लिखा था अबाउट द राइटिंग ऑफ द शेक्सपियर? बेन जॉनसन सेज इज नॉट फॉर एनी एज बट फॉर ऑल टाइम्स। तो ये जो प्रिंसिपल उन्होंने वहाँ पे अप्लाई किया वो एक थ्योरी बिफोर थ्योरी का प्रिंसिपल है, लिबरल ह्यूमनिस्टिक एक एटीट्यूड है, एक थॉट है। और जो है वो, और इसी तरह जो एजरा पाउंड की डेफिनेशन है लिटरेचर की, वो भी लिबरल ह्यूमनिस्टिक डेफिनेशन है। जो उन्होंने कहा है कि इट इज़ न्यूज़ स्टेज न्यूज़। ठीक है, ये लिटरेचर एक ऐसी खबर है जो हमेशा ही खबर रहता है, हमेशा ही फ्रेश रहता है, ये ओल्ड नहीं होता। तो टाइम और स्पेस का इस पर असर नहीं होता एक अच्छे लिटरेचर के ऊपर। तो इसको जो है वो हम कहेंगे कि ये एक लिबरल ह्यूमनिस्टिक प्रिंसिपल है। और ये न्यू क्रिटिसिज्म का प्रिंसिपल है, ये फार्मलिस्ट क्रिटिसिज्म का, जिसका सिस्टर डिसिप्लिन है, उसका प्रिंसिपल है। सेकंड जो इसमें इंपॉर्टेंट बात है, दैट इज अ सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ द वर्ड्स ऑन द पेज। तो इन्होंने एक मेथड इंट्रोड्यूस करवाया आई रिचर्ड्स ने, विच इज आल्सो कॉल्ड द क्लोज रीडिंग, कि आप जो पोएम है, जो मीनिंग जो है ना पोएम के, वो विद इन द पोएम है, आपने आउटसाइड नहीं जाना। साइको एनालिटिकल क्रिटिसिज्म की तरह आपने साइकोलॉजी से नहीं इंटरप्रिटेशन लेके आना, या मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म की तरह आपने ये नहीं कहना कि जो बिहेवियर है, ह्यूमन बिहेवियर, वो डिटरमिन कर रही है, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन डिटरमिन कर रही है। या पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिसिज्म की तरह हिस्टोरिकल जो रियलिटीज़ हैं, कॉलोनाइजेशन का जो टाइम है, या हर टाइम की अपनी जो रियलिटीज़ होती हैं पॉलिटिकल, वो डिटरमिन करती हैं। तो यानी आउटसाइड से आप एक लेंस लेके आ रहे हैं चीज़ को समझने के लिए, वो नहीं। तो लिबरल ह्यूमनिज्म के अंदर या न्यू क्रिटिसिज्म के अंदर क्या है कि वर्ड्स ऑन द पेज, तो आपको उनसे बाहर नहीं जाना। तो दे इंट्रोड्यूस ए मेथड विच इज कॉल्ड क्लोज रीडिंग। आई रिचर्ड्स इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। सो to understand the text well, it must be detached from these the context and studied in isolation. So next principle is that कि अगर आपने जो इससे रिलेटेड है, जो पीछे हम बात कर रहे हैं, कि आपने अगर तो लिटरेचर को अंडरस्टैंड करना है तो फिर आपको इससे कॉन्टेक्स्ट से हटाना होगा। डीकंटेक्चुअलाइज्ड स्टडी ऑफ द लिटरेचर, ये इन्हीं का प्रिंसिपल है। ये आपके पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म या न्यू हिस्टोरिसिज्म कहेंगे, या पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिसिज्म, या मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म, जो है ये सारे क्रिटिसिज्म, जो स्ट्रक्चरलिस्ट हैं वो कहेंगे मीनिंग, अब स्ट्रक्चरलिस्ट के बिल्कुल देखें उल्ट हैं। वो कहते हैं कि मीनिंग आउटसाइड द टेक्स्ट, ये कहते हैं कि मीनिंग विद इन द टेक्स्ट है, और डीकंटेक्चुअलाइज आपको स्टडी करनी होगी, क्लोज वर्बल एनालिसिस करना होगा, एंड यू कम टू द टेक्स्ट विदाउट एनी प्रायर आइडियोलॉजिकल अजम्पशन। ठीक है, कि कोई आपकी प्रायर जो अंडरस्टैंडिंग है वो इंटरफेयर नहीं करनी चाहिए, और जो है वो वर्ड्स ऑन द पेज जो है वही मीनिंग उसके अंदर ही आपको मिलेगी। जैसे मैथ्यू आर्नल्ड ने कहा था ना, द ट्रू बिजनेस ऑफ द क्रिटिसिज्म इज टू सी द ऑब्जेक्ट एज इन इट सेल्फ इट रियली इज। ठीक है, तो इस वजह से फिर हम इसको मतलब कहते हैं कि ये एक लिबरल ह्यूमनिस्टिक प्रिंसिपल है, और ये वर्ड्स ऑन द पेज पे जाते हैं, आउटसाइड द टेक्स्ट नहीं जाते हैं। मीनिंग कहाँ है? विद इन द टेक्स्ट है, और कॉन्टेक्स्ट की कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि एक अच्छा लिटरेचर जो है वो टाइमलेस होता है, टाइम और स्पेस का उसके ऊपर कोई असर नहीं होता। और नेक्स्ट इज ह्यूमन नेचर इज एसेंशियली अनचेंजिंग। इस पर हमने पहले बात कर ली है कि इनका कॉन्सेप्ट ये है कि नेचर जो है वो बिल्कुल फिक्स्ड है, और जो अच्छा लिटरेचर होता है वो ह्यूमन नेचर को एक्सप्रेस करता है। तो जो फिक्स्ड नेचर है उसके साथ ये टच करता है। और इंडिविजुअलिटी इज समथिंग सिक्योरली पोजेस विद ईच अस एज आवर यूनिक एसेंस। और हमारी एक इंडिविजुअल जो ह्यूमन बीइंग है वो एक उसके बारे में इनका कॉन्सेप्ट है कि वो उसके अंदर एक फिक्स्ड नेचर है, एक फिक्स्ड टाइप ऑफ एसेंस है बिल्कुल इंसान के अंदर, और वो जो मीनिंग है फिर वहीं पे है, वो इनडिवाइजेबल है। तभी से इंडिविजुअल वर्ड है, यानी इनडिवाइजेबल है, इंडिविजुअल है, और ट्रांसेंड करता है और टाइम और स्पेस को, और फिक्स्ड ह्यूमन नेचर है। तो इस तरह से जो लिटरेचर लिखा जाएगा, लेकिन उसमें कोई करैक्टर की ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती है, क्योंकि ये चेंज ऑफ नेचर पे बिलीव नहीं करते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट जो प्रिंसिपल है इनका टेनेट है, द पर्पज ऑफ द लिटरेचर इज एसेंशियली द एनहेंसमेंट ऑफ द लाइफ एंड प्रोपगेशन ऑफ द ह्यूमन वैल्यूज। ये इनका नेक्स्ट प्रिंसिपल कि मकसद क्या है लिटरेचर का, वो प्रोपगेट करना ह्यूमन वैल्यूज को और एनहेंसमेंट ऑफ द लाइफ है। ठीक है, तो ये इस तरह से ये समझते हैं कि ये लिटरेचर का मेन पर्पज है। एंड नेक्स्ट प्रिंसिपल इज द फॉर्म एंड द कंटेंट इन द लिटरेचर मस्ट बी फ्यूज इन एन ऑर्गेनिक वे। तो फॉर्म और कॉन्टेक्ट जो है वो, कंटेंट और फॉर्म जो है वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल जुड़े होते हैं एक ऑर्गेनिक फॉर्म के अंदर। तो जो मीन फॉर्म के अंदर है वही कंटेंट के अंदर है, और जो कंटेंट है वो फॉर्म से क्लोजली रिलेटेड है। सो दिस पॉइंट अबाउट ऑर्गेनिक फॉर्म अप्लाइज अबव ऑल टू सिंसियरिटी, ठीक है, एंड कैपेसिटी फॉर द ह्यूमन एम्पैथी एंड कंपैशन। तो इसका हम कहते हैं कि ये फॉर्म, मीनिंग और कंटेंट जो है, जो कि ह्यूमन फिक्स नेचर की तरफ है, तो और ह्यूमन वैल्यूज़ को डेवलप करना लिटरेचर का पर्पज़ है। तो ये प्रोपोगेट करेगी एम्पैथी को, ये कंपैशन को, और लिटरेचर की राइटर की सबसे बड़ी क्वालिटी ये होगी कि वह सिंसियरिटी के साथ अपने एक्सपीरियंसेस को वहाँ पुट करेगा और फिक्स्ड ह्यूमन नेचर को अपील करेगा। And again, the next idea follows from the previous one. What is valued in the literature is a silent showing and demonstration of something rather than explaining or saying of it. Next principle ये है कि अच्छा राइटर जो है वो साइलेंटली शो करता है, नरेट नहीं करता, एक्सप्लेन नहीं करता चीज़ों को, जस्ट शोइंग नॉट टेलिंग। जैसे हम डायजीसिस और मिमिसिस, सो दे प्रीफर मिमिसिस यानी इमिटेशन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़, ह्यूमन नेचर, इन्होंने इमिटेट करना है ना कि एक्सप्लेन करना है। तो अच्छा राइटर जो है वो एक्सप्लिसिटली एक्सप्लेनेटरी किस्म की राइटिंग नहीं करता, वरना इनके ख्याल में वो प्रोपेगेंडा हो जाता है, और साइलेंटली बस शो करता है। और द जॉब ऑफ द क्रिटिसिज्म इज टू इंटरप्रेट द टेक्स्ट, टू मीडिएट बिटवीन इट एंड द रीडर। मैथ्यू आर्नल्ड में यहाँ पे याद आते हैं, बाद में वो भी लिबरल ह्यूमनिस्टिक प्रिंसिपल्स को प्रोपोगेट करते थे। तो जॉब ऑफ द इंटरप्रेटर क्या है कि वो मीडिएट करे और बताए कि ये किस टाइप की जो है फिक्स नेचर को ये वर्क जो है किस किस्म की ह्यूमन वैल्यूज़ को एनहेंस कर रहा है, प्रोपोगेट कर रहा है और लाइफ को बेहतर। बिल्कुल हम अब क्लोज आ गए। तो लास्ट प्रिंसिपल अगर आप देखे जाए तो वो है कि जो जो लिटरेचर की जो एसेंस है उस ज़माने में, ये लॉकियन है। जॉन लॉक का जो नज़रिया उसके बहुत करीब है, क्योंकि जॉन लॉक का जो ऐसे है कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग विच वाज पब्लिश्ड इन 1690, तो इसके अंदर है कि द माइंड असेंबल्स द प्रीवियस गिव टू द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग। लॉक रिजेक्टेड introspective speculation as a source of valid knowledge and insisted on the need for the direct experience and the evidence of the thing। तो ये भी एक्सपीरियंस और एविडेंस की बेस पे, जैसे लॉक ने कहा था कि टैबुला रासा का जो कॉन्सेप्ट है, इंसान जो है तजुर्बा से सीखे, एविडेंस जो है वो इम्पोर्टेंट है, तजुर्बा इम्पोर्टेंट है। तो देखा जाए तो ट्रेडिशनल जो इंग्लिश स्टडीज है, वी माइट से दैट इट हैज ऑलवेज बीन लॉकियन इन दिस सेंस। इनका कॉन्सेप्ट भी वर्ड्स ऑन द पेज, जो हमें सामने नजर आ रही चीजें, जो एविडेंस है वो इम्पोर्टेंट है, और उसकी मदद से हम जो हमारे ज़हन पे जो छाप पड़ रही है उसको एक्सपीरियंस करेंगे, और ये रिफ्लेक्ट करते हैं ह्यूमन परमानेंट नेचर। तो इसको हम कहते हैं, चंद प्रिंसिपल्स को हमने अभी मेंशन किया है। अगर तो आप में से कोई इन्हीं प्रिंसिपल्स को आप अप्लाई करते हैं और इसकी नज़र से किसी भी वर्क ऑफ लिटरेचर को आप इंटरप्रेट करते हैं, इस लेंस से देखते हैं, तो ये असल में प्रिंसिपल्स जो हैं, ये जो लेंस है इसको हम लिबरल ह्यूमनिस्ट अंडरस्टैंडिंग कहेंगे इसकी फिलॉसफी। और प्रैक्टिकली आई रिचर्ड्स, एफ आर लुईस और एमसन जो लोग हैं अमेरिकन न्यू क्रिटिक्स, और रशिया में इनको फार्मलिस्ट भी कहा जाता है। बिल्कुल विक्टर शिक्लोस्की और रोमन चिकॉप्सन जो नजरिया है वो भी इनका सिस्टर डिसिप्लिन की तरह है। वो भी जो है आर्ट एज टेक्निक में जो इन्होंने एक्सप्लेन किया है इससे बहुत सिमिलर है। तो ये जो प्रिंसिपल्स हैं, दोनों जो थॉट्स हैं लिबरल ह्यूमनिस्ट थॉट के ऊपर, इनकी बेस है। तो थ्योरी से पहले समझाने का मतलब थ्योरी के पहले जो है लिबरल ह्यूमनिस्ट थ्योरी वो हुआ करती थी। तो जितनी भी थ्योरीज आप यहाँ आएंगी, जैसे मार्क्सिज्म है, साइकोएनालिटिकल क्रिटिसिज्म, पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिसिज्म है, स्ट्रक्चरलिज्म है, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, वो अपने आप को इस लिबरल ह्यूमनिस्टिक प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट पुट
तो ये लेक्चर मेरे फाउंडेशनल लेक्चर एक यहाँ से कमिंग थीरीज सारी जो है इन्हीं प्रिंसिपल्स को एड्रेस करती नजर आती है अपने लेंस के थीरी के अंदर। तो उम्मीद है कि हमें आज पता चल गया है थीरी से पहले क्या थी। तो फर्दर आने वाले लेक्चर में हम कोशिश करेंगे एक एक थीरी को और उसके जिस्ट को उसके बेसिक जो प्रिंसिपल है उसे समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।